बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। क्रिकेट पे हम रोज़ाना बात कर ही रहे हैं और क्रिकेट से रोज़ाना जो है वो नित नई खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन साथ साथ GTV की और जी स्पोर्ट्स की हमेशा से एक कोशिश और ख्वाहिश रहती है कि ना सिर्फ हम जो है वो हक़ाइक़ पे अपनी रिपोर्टिंग आपके सामने लेकर आएँ, बल्कि साथ साथ ग्रास रूट स्पोर्ट्स को भी कवर करते हुए जो है वो अपना अहम किरदार और अपना जिम्मेदाराना किरदार जो है वो अदा करते रहें। आज के शो में हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान के उस खेल के हवाले से जो नौजवानों में बड़ा मकबूल है और पाकिस्तान के जो बच्चे अब इस खेल को बड़े शौक के साथ अपना रहे हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे आज ताइक्वांडो के हवाले से। क्रिकेट और ताइक्वांडो का आज ये मिक्सचर होगा आज का शो, जिसमें हम मुस्तकबिल के चैंपियंस के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। काश साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ जैसा कोई आए और पाक भारत क्रिकेट बहाल कर सके। मेरी ख्वाहिश है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पाकिस्तान आकर खेलें। वकार यूनुस का PCB के मामला देखना अच्छी अलामत है। साबिक कप्तान यूनुस खान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम को पाकिस्तान भेज सकते हैं, लेकिन ये हुकूमत की इजाज़त से मशरूत है। अगर भारत आइंदा टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान का सफ़र नहीं करता तो कभी इम्कान है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाबी रद्द-ए-अमल देगा। नायब सदर PCCI राजीव शुक्ला, हम शेर हैं, हमने आपके मुल्क में आकर वर्ल्ड कप खेला। अगर आप में हिम्मत है तो यहाँ आकर खेलो, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। तनवीर अहमद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट और T20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की टेस्ट रैंकिंग में तरक्की और T20 में तनज़्ज़ुली हुई है। सिंध हुकूमत का पाकिस्तान नेशनल गेम दिसंबर और जनवरी के दरमियान कराने का फैसला। वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता का बॉक्सिंग फेडरेशन पर पाबंदी लगाने का फैसला। फेडरेशन के सदर खालिद महमूद और सेक्रेटरी जनरल नासिर टंग पर ताहयात पाबंदी लगाने पर गौर। पेरिस ओलंपिक्स के 2024 में मेडल्स की दौड़, मेडल्स टेबल पर जापान की बरतरी बरकरार। फुटबॉल के मुकाबले में आलमी चैंपियन अर्जेंटीना ने ग्रुप के आखिरी मैच में यूक्रेन को 0-2 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने यूनुस खान का स्टेटमेंट देखा, राजीव शुक्ला का स्टेटमेंट देखा और तनवीर अहमद ने भी कहा कि इंडिया को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए। लेकिन साथ साथ वकार यूनुस का जो अपॉइंटमेंट है इस पर अभी तक जो है लोगों की गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और लोग इस हवाले से बात करते नज़र आ रहे हैं कि क्या ये जो डिसीजन है PCB की जानिब से ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दूररस और सूदबंद साबित होगा या नहीं, क्योंकि बतौर कोच जो है वकार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई ज़्यादा अच्छा रोल प्ले नहीं कर सके थे। आज के शो का आगाज़ भी करेंगे इसी टॉपिक के साथ। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बड़ा नाम है और जिस तरह से उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से पाकिस्तान को ना सिर्फ बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर दिए बल्कि साथ साथ उन्होंने वीमेंस क्रिकेट के हवाले से भी काम किया, दीगर खेलों के हवाले से भी काम करते नजर आए और जिस तरह उन्होंने ग्राउंड बना के दिया स्टेट बैंक का, उसने भी जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सर्व किया। मेरे साथ मौजूद है मारूफ और ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र और एक ऐसी शख्सियत जो सिंध की टीम के साथ भी बतौर मैनेजर वाबस्ता रहे, क्रिकेट में उनकी बड़ी गहरी निगाह है। ज़हीरुल हसन साहब ने ज्वाइन किया, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, इतने खूबसूरत अल्फाज आप मेरे लिए कहते हैं। नहीं ज़हीर भाई, आप डिज़र्व भी करते हैं क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं वकार यूनुस की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर या बतौर जो क्रिकेट की उनको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं उसमें वो किस हद तक इस रोल को पूरा कर सकेंगे। क्योंकि अगर एक तरफ वकार यूनुस की आप बात करते हैं बतौर बॉलर, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कोई दो राय नहीं, बड़ी आसानी के साथ उनको हम लेजेंडरी फास्ट बॉलर में शुमार कर सकते हैं। लेकिन बतौर कोच जो उनका टेन्योर रहा, जिस तरह उनकी मैन मैनेजमेंट रही है, जिस तरह से उनकी डीलिंग रही है, उस पर लोगों को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उस पर बहुत एतराज़ात भी हैं कि उसको देखते हुए इतना बड़ा ओहदा इनको देना, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेनिफिशियल होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि नो डाउट वकार यूनुस एक बहुत बड़े बॉलर थे और अच्छे क्रिकेटर थे, इस पर तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मगर देखें, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर या एज ए कोच उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को जितना भी रन किया है उस दौर के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट ने कोई इतनी ख़ास तरक्की नहीं की है। मिसाल के तौर पे शहरियार खान के ज़माने में भी वो मेरे ख्याल हेड कोच थे और मुझे याद है कि शहरियार खान किसी चैनल पे प्रोग्राम के अंदर मैंने शहरियार खान साहब से पूछा कि आप उनको कब जो है आप कब हटाएंगे जब पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा वर्ल्ड कप से, तो शहरियार खान साहब जो है नाराज़ होकर चले गए, फ़ोन उन्होंने बंद कर दिया। तो आज देखें फिर 3 दफ़ा के चांस देने के बाद आज फिर जो है मोहसिन नकवी साहब ने, मुझे नहीं समझ आती कि किसके मशवरे पे ये अमल किया है। मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छा काम खुद कर रहे हैं
और अच्छे डिसीजन कर रहे हैं, मगर मुझे लग रहा है कि उनको कोई ऐसे मशवरे दे दिए जाते हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि वक़ार यूनुस के दौर के अंदर कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है फ़ायदा नहीं हुआ, और वक़ार यूनुस एज ए कोच जो है वो अच्छे नहीं थे। ठीक है, एज ए कमेंटेटर अच्छे थे, एज ए क्रिकेटर अच्छे थे, ठीक है, मगर है कि मेरे ख्याल है कि ये डिसीजन बहुत महंगा भी पड़ सकता है पाकिस्तान। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये मशवरा किसने दिया होगा? क्योंकि वक़ार यूनुस कमेंट्री का कैरियर उनका बड़ा अच्छे तरीके से एक्सेल कर रहा था और मुख्तलिफ ममालिक में जाके वो कमेंट्री कर रहे थे और ईजी मनी ईजी फेम उनको मिल रहा था। तो ये मोहसिन नकवी साहब को ये नाम किसने सजेस्ट किया होगा और इस नाम की एक्सेप्टेंस के पीछे या उनको अपॉइंटमेंट के पीछे जो है वो क्या जो है वो कारफरमा होगा? बात दरअसल ये है कि जब सीट के ऊपर नहीं होते हैं ना, तो यही खिलाड़ी आगे ऐसे ऐसे मशवरे देते हैं कि उनसे तो बड़ा कोई एडवाइज़र ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और जब वो सीट के ऊपर आते हैं तो ऐसे ऐसे फैसले करते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बेइंतहा नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसके अंदर किसी ने कोई मशवरा दिया होगा। जहाँ भी मोहसिन नकवी साहब से इनकी मुलाकात हुई होगी और उन्होंने अपने आप को ऐसा शो किया होगा कि हम बस जो कुछ हैं वो हम हैं, और हम जो कुछ क्रिकेट को चला रहे हैं हमसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं चला सकता। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो है मोहसिन नकवी साहब को ये थोड़ा सा सोचना होगा। ठीक है, आपने उनको एज ए एडवाइज़र ले लिया है, मगर उनके अख्तियारात को थोड़ा सा चेक करना होगा कि आया जो है उनको अख्तियारात दिए हैं उसके ऊपर जो है क्या वो डिसीजन सही कर रहे हैं। ऐसे ना हो कि वहाब रियाज के बाद एक और गलती हम कर लें। ठीक है, वक़ार वहाब रियाज का एक और गलती कर ले, लेकिन साथ साथ ज़हीर भाई यूनुस खान ने भी कहा कि वक़ार यूनुस की जो अपॉइंटमेंट है इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हो सकता है। या आपको लगता है कि यूनुस खान ने खुद कहा है या जो है चूँकि वक़ार यूनुस के साथ ज़ाहिर साथ साथी क्रिकेटर्स हैं उनके साथ उन्होंने टाइम गुजारा है, इस वजह से उन्होंने कहा है? देखें, यूनुस खान एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं क्रिकेटर के साथ साथ, और मैं समझ रहा हूँ कि यूनुस खान की और वक़ार यूनुस की दोस्ती बहुत अच्छी है। देखें, बेहतर तो होता है यूनुस खान को मिल आते आप, वो अच्छे इंसान है यूनुस खान, और नो डाउट कि उन्होंने मतलब है कि क्रिकेट के लिए काम भी किया है और वो काम करना भी चाहते थे। अंडर 19 के लेवल के ऊपर कह रहे थे कि मुझे, जैसे डेविड इंडिया के अंदर थे, इन्होंने कहा मुझे अंडर 19 का पूरा सेटअप दे दें, तो पिछली मैनेजमेंट ने जो है उनको बिल्कुल ही बाहर कर दिया। तो मेरा ख्याल ये था कि यूनुस खान उनको मशवरा देते, इससे बेहतर था कि यूनुस खान खुद अगर आते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन आपको लगता है कि अभी जिस तरह वक़ार यूनुस को हम लेकर आए या वहाब रियाज को लेकर आए, क्रिकेट बोर्ड बार बार जो है अपने फैसलों को रिवर्स कर रहा है, बार बार अपने फैसलों को वापस ले रहा है। अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं, पहले उनको कप्तान बनाया, फिर उनको कप्तानी से हटाया, फिर उनको कप्तान लेकर आ गए, फिर मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट के बाद वापस लाए, फिर उसके बाद इमाद वसीम को वापस लेकर आए, फिर उसके बाद वहाब रियाज को सर्जरी के नाम पर हटाया, फिर वहाब रियाज को इस दूसरी तरफ लगा दिया। मोहम्मद वसीम जो सेटअप का हिस्सा नहीं थे, वो छोड़ चुके थे, उनको दोबारा से जो है वो क्रिकेट बोर्ड में इंडक्ट किया। तो आपको लगता है कि बार बार जो है वो पुरानी चीज़ों को जो है वो रीशफलिंग कर रहा है क्रिकेट बोर्ड, और इसके अलावा भी तो क्रिकेटर्स हैं ना, ये क्रिकेट इन्हीं लोगों पे ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जो क्लोज हो गए हैं वो वही लोग जो है अब अहदे ले रहे हैं, और आप देखें कि ऑलरेडी अपने ज़माने के अंदर वो फ्लॉप हो चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसे लोगों को चांस देना चाहिए। इमाद वसीम देखें, इमाद वसीम ने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी। किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने बैटिंग की है, आया उस बैटिंग की क्या इमाद वसीम इस लेवल की बैटिंग करते हैं? जिस वक्त उनको जो मारना चाहिए था, जिस तरीके से उनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, वो परफॉर्मेंस नहीं थी। मगर पाकिस्तान के अंदर किसी ने भी उसके ऊपर सवाल नहीं किया, और मेरे ख्याल करना चाहिए था। रही आमिर की बात, देखें आमिर ने तो परफॉर्मेंस फिर भी दे दी है। आमिर की परफॉर्मेंस तो बोलती है कि उसने परफॉर्म किया, मगर है कि इमाद वसीम ने जो है परफॉर्मेंस नहीं दी। और रही वहाब रियाज, देखें अगर वो यहाँ फ्लॉप हो गए, उनको मालदीव के अंदर जो है कोचिंग कोर्स के अंदर भेज दिए, पहले सबसे पहले यहाँ तो कोचिंग कोर्स कर लें। देखिए, ये वो चीज़ें होती हैं जो आप किसी की ज़बान खुलवाते हैं, तो बेहतर होता है कि पहले आप मेरिट को फॉलो करें, उसके बाद जिसको भी नवाजना है नवाजा जाए। क्योंकि मैं नहीं समझता कि वहाब रियाज जिस सीट के ऊपर आए थे एज ए सीनियर मैनेजर, वो डिज़र्व करते थे, और ना ही अभी जो है इतने सारे कोचेज़ जो मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, क्या उनका हक नहीं है कि वो जो मालदीव के कोर्स जो हो रहा है ICC का उसके अंदर जाए? वो तो उनका भी हक बनता है मेरे ख्याल है। तो ये सोचना होगा। ठीक है, बिल्कुल ये सोचना होगा। और हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड के जो फैसले हैं वो पता नहीं कौन कर रहा है कि क्रिकेट बोर्ड इस अंदाज के फैसले ले, क्योंकि इन फैसलों में कहीं भी हमें दानिशमंदी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगर वक़ार यूनुस अपनी गुज़िश्ता गलतियों से सबक सीखते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो यही GTV का प्लेटफॉर्म होगा, यही GTV का कैमरा होगा, यही GTV का माइक होगा कि हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। क्योंकि हम तनकीद बराए तनकीद के हम कायल नहीं हैं, तनकीद बराए इस्लाह के हम जो हमेशा से हामी रहें, और तनकीद बराए इस्लाह
को ही जो है हम गर्दानते भी हैं, उसी को हम काउंट भी करते हैं। अगर वकार यूनुस अपनी गलतियों से सबक सीखने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा कर जाते हैं तो डेफिनेटली हमारी पूरी सपोर्ट जो है वो वकार यूनुस साहब के साथ होगी। अदरवाइज उनका माजी रहा है बतौर क्रिकेट कोच या जहाँ उनको जिम्मेदारियाँ मिली वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतना ज़्यादा वो सर्व नहीं कर सकें। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे तो क्रिकेट के साथ साथ बात करेंगे ताइक्वांडो के वाले से भी, क्योंकि पाकिस्तान के दो नौजवान बच्चे जो है जो कहते हैं ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये जा रहे हैं जनाब मलेशिया और थाईलैंड के जहाँ पे ताइक्वांडो का इवेंट होने वाला है। और ये वो खेल है कि जो शायद पाकिस्तान की जो अपकमिंग यूथ है या जनरेशन है उसमें बड़ी तेज़ी के साथ मकबूलियत हासिल कर रहा है। और ये कैसे हो सकता है कि हमारे नौजवान जाएं और जी स्पोर्ट्स उनको सपोर्ट ना करे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। इस तरह हमने पहले कहा कि आज क्रिकेट के साथ साथ हम ताइक्वांडो को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि शायर ने क्या खूब शेर कहा है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। ऐसे ही दो सितारे आज के शो में हमारे साथ मौजूद होंगे और उनमें से एक पाकिस्तान का ज़बरदस्त सितारा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। ज़हीरुल हसन साहब के साथ हमारे साथ स्टूडियो को शेयर करेंगे कि जो एक चैंपियनशिप खेलने के लिए जा रहे हैं मलेशिया और साथ साथ थाईलैंड में चैंपियनशिप खेली जाएगी। पाकिस्तान की बहुत उम्मीदें इनसे वाबस्ता हैं। पाकिस्तान के फ्लैग कैरियर होंगे ये नौजवान मोहम्मद हसन साहब, जिस वक्त मैट्रिक क्लास में हैं और पाकिस्तान के ताइक्वांडो के अपनी एज ग्रुप के चैंपियन भी हैं। इनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हसन, ये बताइए सबसे पहले, एक बहुत मुश्किल खेल है ताइक्वांडो और मैं आपको देख रहा हूँ बहुत ही आप दुबले पतले से हैं और हमारे जहन में जो तस्वुर आता है, जो हम तो ब्रूस ली की फिल्में, जैकी चन की फिल्में देख के ही जो है वो कराटे और ताइक्वांडो का जैसा हम देखते हैं कि उस खेल को शायद समझते हैं। इतना मुश्किल खेल इतनी नन्ही सी उम्र में किस तरह से आपने इसको अडॉप्ट किया जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं? तो सबसे पहले ये स्कूल में हमारे अल-हादी एकेडमी स्कूल है, उसमें हमारे ये खेल शुरू हुआ था, तो उससे मैंने मुख्तलिफ कंपटीशन में इंटर स्कूल खेल रहा था। फिर उसमें मैंने जब गोल्ड लिया तो मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी हुई, तो मैंने इसको क्लब लेवल में शुरू किया। तो इसी तरह दिलचस्पी बढ़ती गई, क्लब लेवल में अच्छा खेला, उसमें भी गोल्ड आया तो और दिलचस्पी बढ़ी। फिर मैंने सोचा इसको इंटरनेशनल लेवल में खेलूँ, तो अब मैं इसको करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल में। अच्छा, किस एज से आपने इस खेल को शुरू किया? मैं जब से 3 क्लास में था, यानी मैं तकरीबन 7-8 साल का था, तब से मैंने इस खेल को शुरू कर दिया। ज़हीर भाई, ये जो नौजवान है, अब मोहम्मद हसन है या अब्दुल हादी हैं जो अगले पार्ट में हमारे साथ शो का हिस्सा भी होंगे, कितनी खुशी होती है क्योंकि आप सिर्फ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं हैं, आप स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, आप स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर भी हैं और आपने अपने डिपार्टमेंट में दूसरे खेल से ताल्लुक़ रखने वालों को भी काफ़ी जॉब्स दी हैं। देखें, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को जो है ऐसे प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी गेम को सपोर्ट करना चाहिए। और क्रिकेट से हट के भी हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट यहाँ पर मौजूद हैं और मैं समझ रहा हूँ कि वो टैलेंट जो है ज़ाया हो जाते हैं जब तक जो है आप उनको प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक आप उनको मोटिवेट नहीं करेंगे तो एक टैलेंट एक हद तक आके वो नीचे चला जाएगा। तो मैं मेरा ख्याल ये है कि हमें, जैसे ये अभी खेलने के लिए जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं गालिबन, तो इसके बाद थाईलैंड जा रहे हैं, तो इनको जो है टीवी कवरेज भी मिलनी चाहिए और इनको हाईलाइट भी करना चाहिए। बिल्कुल, और जी टीवी जी स्पोर्ट्स की हमेशा से कोशिश होती है। और थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन अगर भी कराऊँ इस खेल का, ताइक्वांडो का, तो खेल जनाब ये है, जनाब ताई कहते हैं जनाब पैरों को और क्वांडो कहते हैं कि हाथ से जब आप किसी को मारते हैं तो उसको है क्वान कहते हैं, कोरियन ज़बान का ये वर्ड है, क्वान उसको कहते हैं और डू कहते हैं करने को। तो इस तरह से खेल का जो है वो इस तरह से इस खेल का नाम पड़ा है। सही कह रहा हूँ मैं हसन? जी बिल्कुल। अच्छा हसन, ये बताएं कि इसमें कोई ख़ास आप कोई डाइट लेते हैं, कोई आपकी ख़ास आपकी कोई एक्सरसाइजेज होती हैं, किस तरह से वो लाइफ स्टाइल आपका क्या है? जी बिल्कुल, एक्सरसाइजेज और डाइट तो होती है कि बिल्कुल ये अगर कोई हाई वेटेड है तो उसको अपना लो वेटेड कैटेगरी में खेलना है तो उसको अपना वेट मेंटेन रखना पड़ता है। उसके अलावा मुख्तलिफ एक्सरसाइज में सबसे मेन एक्सरसाइज जो है वो आपके लेग्स की होती है। जितना आपका स्ट्रॉन्ग लेग्स और आपके हैंड जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतना अच्छा आपका डिफेंस और अटैक होगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान लेवल पे आपने क्या आपकी अचीवमेंट है, क्योंकि अभी हमारे जो नौजवान बच्चा है ये इस वक्त मलेशिया और थाईलैंड जा रहे हैं, उस इवेंट की भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान लेवल पे क्या आपको अचीवमेंट है आपकी और क्या आपको रिकग्निशन मिली है? अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा इवेंट्स खेले हैं, उसमें जो 12 बड़े इवेंट्स थे उसमें, जिसमें मैंने 5 में गोल्ड मेडल और 3 में सिल्वर मेडल और 4 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और अभी डिस्ट्रिक्ट साउथ में बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, उसमें भी मैं विक्ट्री स्टैंड में हूँ। ज़बरदस्त। और किसको देख के आपको इसका शौक हुआ? ठीक है, स्कूल में तो आप करते हैं, लेकिन किसको देख के आपको फिर शौक हुआ इस खेल का? मुझे जो मेरे सर, तो आपके आइडियल भी होंगे, जो मेरे आइडियल मेरे कोच हैं जो जिनका नाम फराज जाफरी है, उनको देख के मुझे, और उनका बेटा जो हादी है उनको भी देख के मुझे
इसका शौक। अच्छा, घर वालों ने, खासतौर से अम्मी जो हैं वो बड़ी कॉन्शियस होती हैं कि बच्चे के चोट न लग जाए, तो जब आपने इस खेल को खेलने का फैसला किया तो घर वालों की तरफ से सपोर्ट दिया, घर वालों ने मना किया कि भैया चोट वोट न लग जाए, ये चेहरे की ड्राइंग खराब हो जाएगी? घर वालों का सपोर्ट तो था पूरा, लेकिन वो जाहिर सी बात है अम्मी को इतनी तो वो होती है फिक्र कि चोट वोट ना लगे, लेकिन सपोर्ट पूरा था घर वालों की ठीक है। तरफ से। अच्छा, मुस्तकबिल में क्या आपका फिर प्रोग्राम है? क्या कहाँ तक लेके जाएंगे? स्टडीज़ करेंगे या ताइक्वांडो को छोड़ देंगे? क्या है? ताइक्वांडो तो मेरा एक पैशन है, असल में डॉक्टरी की फील्ड में आगे बढ़ना है। अभी बायो लिया है मैंने मैट्रिक में, तो डॉक्टरी को ही आगे कंटिन्यू करना है, ताइक्वांडो को एक पैशन की हैसियत से ही रखना है। ठीक है। अब आखिरी मेरा सवाल है कि आप माशाल्लाह पढ़ाकू बच्चे भी लगते हैं और ग्लासेस भी लगा के बैठे हैं, तो ताइक्वांडो में आप क्या ग्लासेस लगा के कर रहे होते हैं या लेंसेज इस्तेमाल करते हैं या फिर आप इसको हटा के वैसे ही करते हैं नॉर्मल? नॉर्मली करता हूँ, ना ग्लासेस होते हैं ना लेंसेज होता है। ठीक है, चले। और ज़रा इवेंट के बारे में भी बताएं, फिर मैं ज़हीर भाई से भी बात करता हूँ, क्रिकेट की बात भी करता हूँ। इवेंट बताएं जो आप मलेशिया और थाईलैंड जो खेलने के लिए जा रहे हैं, उसमें कितने पार्टिसिपेंट हैं और कौन कौन से ममालिक की टीमें आ रही हैं? मलेशिया में ये कोलालमपुर में इवेंट हो रहा है, इसका नाम MBW टाइक्वांडो चैम्पियनशिप है। इसमें मोर देन 25 कंट्रीज हिस्सा ले रही हैं और ये भी बहुत बड़ा इवेंट है। उसके अलावा थाईलैंड में बैंकॉक में इवेंट हो रहा है, इसमें भी मोर देन 25 कंट्रीज आ रही है और इसका नाम है 7th हीरो कप टाइक्वांडो चैंपियनशिप। ऑलराइट, और बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए जनाब। लेकिन ज़हीर भाई अभी हमने ताइक्वांडो की तो हमने बात कर ली, लेकिन क्रिकेट में एक अलग कराटे और ताइक्वांडो चल रहा है जनाब। क्या लग रहा है आपको? राजेश शुक्ला ने स्टेटमेंट दे दिया कि वो अपनी टीम यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी गवर्नमेंट की इजाज़त के मुंतज़िर हैं। तो एक अलग कराटे वहाँ भी और ताइक्वांडो अलग वहाँ भी चल रहा है। देखें, आपको पता है ये सूरत हाल तो काफ़ी अरसे से है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो परमिशन नहीं देती, जब तक उनकी एनओसी नहीं होगी उनकी टीम यहाँ नहीं आएगी। मगर मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब जब आप गए थे वहाँ पर मीटिंग के अंदर, तो हो सकता है कि उन्होंने उनके जो चेयरमैन हैं उनके बोर्ड के, उनसे कोई बात की होगी। मगर मेरा ख्याल है कि वहाँ के बोर्ड के जो चेयरमैन उनको ये अख्तियारात हासिल ही नहीं है। वहाँ आपको पता है पॉलिटिकली जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, आईसीसी को ये देखना होगा, आईसीसी को थोड़ा सा प्रेशर डालना होगा इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि जब इंडिया में जो वर्ल्ड कप था और पाकिस्तान की टीम जब वहाँ जाकर खेल सकती है, तो मैं नहीं समझता कि इंडिया की टीम को यहाँ आकर खेलने में कोई दुश्वारी है। और इंडिया को यहाँ आना चाहिए। ये क्रिकेट है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह हमें लेना चाहिए, स्पोर्ट्स को हमें पॉलिटिक्स की तरह नहीं समझना चाहिए। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि हम ये देखते हैं, चाहे पाकिस्तानी प्लेयर हों चाहे इंडियन प्लेयर्स हों, हीटेड आर्गूमेंट होते हैं, चाहे आप इरफान पठान की बात कर लें, यहाँ से आप तनवीर अहमद की बात कर लें, यहाँ से और भी प्लेयर की बात कर लें, मैं बहुत सारे प्लेयर्स का नाम ले सकता हूँ, वहाँ से सहवाग की बात कर लें, और भी ऐसे प्लेयर हैं, एक दूसरे के खिलाफ हीटेड आर्गूमेंट देते हैं पाकिस्तान को। कोई कहता है कि बाप बाप होता है, कोई जो है वो कहता है कि हम शेर हैं, तुम जो है वो पर्ची हो, तुम बकरी हो, कोई इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं। लेकिन जब चैंपियंस लीजेंड जैसे जब टूर्नामेंट होते हैं, जब कोई इवेंट इस तरह रिटायर्ड प्लेयर के इवेंट होते हैं, तो एक दूसरे के गले में भी हाथ डाल के नजर आ रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक ठट्टे भी लगाते नजर आ रहे होते हैं। तो फिर मुझे वो सोशल मीडिया की आंटी याद आ जाती हैं कि सारे मिलकर हमको बेवकूफ़ी बना रहे हैं। देखें, ये अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि ताकि जो है सोशल मीडिया के ऊपर उनकी रेटिंग बढ़े और फिर आपको पता है डॉलर्स मिलते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरीके से अपने कंट्री से खेलना चाहिए। आप जो है आपको सिंसियरिटी से आप जो भी बयान आते हैं आप दें, बिल्कुल। अब इंडियंस को चाहिए कि वो अपने सिंसियरिटी से अपनी टीम अपनी कंट्री के लिए बयान दें। इसी तरीके से हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको भी बड़ी सिंसियरिटी से बयान देना चाहिए, ना कि ऐसे बयान दें कि दोनों टीमों के दोनों तरफ जो है वो एक अजीब सा जोश व वलवला हो जाए कि आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ जो है दुश्मनों की तरह खड़े हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा एक स्टेप आगे आना चाहिए और कोई पीआर एजेंसीज को उनको रखना चाहिए, इनको जो है हायर करना चाहिए पीआर एजेंसीज को कि इसकी कैंपेन करें, इसकी एक प्रॉपर जो वो लॉबिंग करें, रादर देन इसके कि क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो शायद इतना ज़्यादा फाल काम करता भी नजर नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि हो सकता है बैकग्राउंड में कोई अरेंजमेंट कर रहे होंगे नकवी साहब, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको पता है एनर्जेटिक चेयरमैन है और कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा। ऐसा तो नहीं बिल्कुल खामोशी से वो बैठे होंगे, क्योंकि अभी तक तो हमें मीडिया के अंदर कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसे बयान आ रहा है, ना इंडिया की तरफ से ऐसा कोई बयान आ रहा है। जब तक देखें, मेरे नहीं ख्याल है कि जब तक ये महीने करीब नहीं आएंगे, जब तक दिसंबर जनवरी तक, उसके बाद ही कुछ जाके सूरत-ए-हाल सामने नज़र आएगी। उससे पहले मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ख़ास बात नज़र आए। लेकिन फिर हरभजन जैसे जो प्लेयर हैं, हम उनके एज ए प्लेयर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो इस किस्म के स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो हरभजन को क्या रेटिंग की ज़रूरत है? वो इस तरह के बयान क्यों देते हैं? ये यहाँ के भी जो ऐसे प्लेयर हैं, मैं सिर्फ हरभजन की बात नहीं करूँ, यहाँ के प्लेयर भी ऐसे स्टेटमेंट क्यों देते हैं फिर कि जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की फ़िज़ा को ख़राब करें? इंडिया को शायद हमसे खेलने की इतनी ज़रूरत ना हो, हमें ज़रूरत है कि इंडिया पाकिस्तान आए ताकि पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट के रवाबित बेहतर हो सके।
देखें रिटायरमेंट के बाद जो है अब पिक्चर पे आने के लिए कोई ना कोई तो बात करनी पड़ती है। तो आजकल सोशल मीडिया आपको पता है कि बहुत ही ज़ोरों पे चल रहा है, तो इस वजह से जो है इस तरह के बयान दिए जाते हैं ताकि दोबारा से वो ज़िंदा हो जाए। एक दफ़ा स्क्रीन से जब कोई हट जाता है तो उसे एक दिल के अंदर ख्वाहिश रहती है कि यार मैं भी तो, लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, लोग मुझे चाहते थे, मैं पिक्चर के ऊपर आता था, मैं वीडियोस पे आता था, तो अब किसी ना किसी तरीके से दोबारा से मैं अपने आप को हाईलाइट करूं। तो ये हाईलाइट करने के बहाने हैं। हाँ, हाईलाइट करने के बहाने। लेकिन जनाब ये जो शहजादा हमारे साथ बैठा हुआ है ये ज़रूर इंशाल्लाह हाईलाइट होगा और इसको भी हमेशा याद रहेगा कि जब इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रहा था तो GTV और जी स्पोर्ट्स ने इसको एक पूरा प्लेटफॉर्म मुहैया किया। अच्छा, हम इंडिया की बात कर रहे हैं मोहम्मद हसन, आपने कोई टारगेट किया हुआ है कि भाई इंडिया से अगर आपकी फ़ाइट होगी या आपकी अगर मुकाबला होगा तो मैं इस तरह से करूँगा और फिर मैं भी रातों रात पाकिस्तान में हीरो बन जाऊँगा? जिस तरह हम ये देखते हैं कि जिस तरह अहमद मुश्तबा वलवरीन है वो हीरो बन गए हैं और अलवीना जो है, अलूमी जो है वो हीरो यहाँ पे जो स्टार बन के निकले सामने। जी, इसका मेन मकसद तो ये है कि जीतना है। ऐसे कोई बेसिकली कोई टीम नहीं है जिसको मैं टारगेट करूं। ये गेम है, इसको स्पोर्ट्समैनशिप की तरह इसको खेलना है। कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टीम को ही हराने जा रहा हूँ, बस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। और जाते थे मेरा बिल्कुल आपसे आखिरी सवाल है, स्कूल में तो आपका बड़ा टैका होगा, कोई सुने बच्चों की चीज़ें वीज़ें छीन के खा लेते हैं? हाँ, नहीं, टाइकोंडो का इस्तेमाल नहीं करते वहाँ? नहीं। ऑलराइट, ऑलराइट। आपने सुना इस छोटे से बच्चे को कि एक छोटे पैकेट में ये कितनी बड़ी चीज़ है, इसने कितना क्लियर लाउड मैसेज दिया है। इसने कहा कि मैं खेल को खेल समझ के खेलता हूं, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ी सीख है, एक बहुत बड़ी लर्निंग है उन क्रिकेटर्स के लिए जो पाकिस्तान से और फिर और इंडिया से बैठ के जो उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हैं, बेसरोपा बातें करते हैं, उनके लिए इस बच्चे से सीखने के बहुत मौके हैं कि खेल को खेल की तरह खेलना चाहिए। जर भाई थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच मोहम्मद हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो मोहम्मद हसन के कोच हैं सरफराज वो हमारे साथ मौजूद होंगे और एक और ज़बरदस्त चैंपियन अब्दुल हादी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। तो फराज साहब और अब्दुल हादी हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। हम बात करेंगे उनसे ताइक्वांडो के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे हमारे ज़बरदस्त लिटिल स्टार और लिटिल हमारे चैंपियन जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है थाईलैंड और मलेशिया में जाके, मोहम्मद हसन हमारे साथ मौजूद थे। और अब हमें ज्वाइन किया है जी स्पोर्ट्स के इस प्लेटफॉर्म पे फराज अहमद जाफरी साहब ने, जो खुद भी क्वालिफाइड है, कोच भी हैं और ताइक्वांडो के चैंपियन भी हैं, और साथ साथ जो है वो मलेशिया और थाईलैंड जो पाकिस्तान के ये दोनों नौजवान जा रहे हैं, दोनों बच्चे जो जा रहे हैं, इनके कोच भी हैं। जबकि दूसरी जानिब मेरे लेफ्ट हैंड पे मौजूद हैं एक और ज़बरदस्त और होनहार स्टार पाकिस्तान का, एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा बच्चा जो यकीनी तौर पे आने वाले वक्तों में अपने नाम से जो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेगा, अपने खेल से पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। पाकिस्तान चैंपियन भी है इस छोटी सी और नन्ही सी उम्र में। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल हादी जाफरी साहब, इनको शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, आपको भी और हादी आपको भी। सबसे पहले फराज भाई आपसे मैं आगाज़ करता हूँ कि ये एक ऐसा खेल है कि जिसको गवर्नमेंट की शायद इतनी सपोर्ट नहीं है। आप अपने तय जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और माशाल्लाह 2 ये चैंपियन आपने तैयार किए हैं, ये इस खेल की तरफ आने का रुझान कैसे हुआ कि जबकि इतनी सपोर्ट भी नहीं है? देखिए, असल में ये बचपन से ही मेरा रुझान जो है वो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा था और शुरू से ही जिस तरह से क्रिकेट और हॉकी की तरफ स्टूडेंट बच्चे राग़िब होते हैं, मेरा शुरू से ही झुकाव उस तरफ था। मैं आखान स्कूल से मैंने मैट्रिक किया था, वहाँ पे हमारा कराटे क्लब होता था, तो मैं स्कूल चैम्पियन था, फिर क्लब चैम्पियन रहा। तो मुझे ज़्यादातर मेरे टीचर्स भी एडवाइस करते थे कि फराज तुम कराटे में, ताइक्वांडो की फील्ड में इंशाल्लाह कोशिश करो तो आगे आओगे। तो मेरा रुझान शुरू से इस तरफ था। फिर मैंने इसको एज अ प्रोफेशन भी अपनाया। पहले मैंने इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट खेले, नेशनल इवेंट खेले, और अब मैं कोचिंग कर रहा हूँ माशाल्लाह नए टैलेंट को आगे लाने के लिए। अच्छा, कितना टैलेंट है पाकिस्तान में? क्योंकि ये वो खेल है कि जब अमूमन हम देखते नहीं हैं, किस तरह हम देखते हैं बच्चे क्रिकेट की तरफ राग़िब हो रहे हैं, या मैं जो है पोश एरियाज़ में, या बहुत ही जो बहुत ही जहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, वहाँ पे फुटबॉल हमें नज़र आ जाता है। ये खेल हमें इतना नज़र आता नहीं है, थोड़ा रिस्की भी है, और पेरेंट्स जो शायद डरते नहीं है बच्चों को इसमें डालते हुए। देखिए, टैलेंट तो हमारी नेशन के ब्लड में है और बहुत टैलेंट है, बेपनाह टैलेंट है। जहाँ तक बात है अनसेफ होने की, तो ताइक्वांडो मार्शल आर्ट का सबसे ज़्यादा सेफ स्पोर्ट है। अच्छा, क्योंकि इसमें हेडगियर से लेके फुट तक, शिन, एल्बो, चेस्ट गार्ड, यानी हर तरह से कवरेज होती है। इसके बगैर आपको ट्रेनिंग एरिया में आने नहीं दिया जाता, रिंग के अंदर आने नहीं दिया जाता। ये WTA के रूल है कि इस तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ आप रिंग के अंदर आएंगे।
तो अगर आपके प्रोग्राम के तवसुत से मैं ये बात पेरेंट्स तक भी पहुंचा रहा हूँ कि अगर कोई इस किस्म का कोई रुझान पेरेंट्स के माइंड में है तो ये बिल्कुल सेफ स्पोर्ट है, दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में खेला अच्छा जाता है। फरज भाई, क्या ये महंगा खेल है? क्योंकि सर आप प्रोटेक्टिव गियर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या महंगा सामान आता है इसका? देखिए लोकल लेवल पे तो ये महंगा नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वाकई ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव। अच्छा, ये चैंपियनशिप खेलने के लिए जा रहे हैं, थोड़ी इसकी तफसील बताएं, कितने कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस नाम से चैंपियनशिप खेली जाती है? देखिए मलेशिया में हमने पहले पार्टिसिपेट करना है MBW इंटरनेशनल इवेंट, उसमें MBW जी, उसमें मोर देन 25 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। और खेलने का मकसद सिर्फ यही है कि आगे G1 और G2 बड़े इवेंट है, फजीरा कप है, क़तर ओपन है, टर्किश ओपन है, इसमें बच्चों को एक अच्छा प्रैक्टिस मिले और उसके बाद इससे एक अपग्रेड आप कर लें कि हीरो कप है थाईलैंड में, और इसमें भी पार्टिसिपेट कराने का मकसद ये है कि एक्सपोजर मिले स्टूडेंट्स को और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री से पार्टिसिपेट करें, ताकि अब जो G1 और G2 इवेंट आ रहे हैं उसमें जैसे हादी का सिल्वर मेडल आया था, तो अब माशाल्लाह हमारे और ज़्यादा मेडल्स हैं। ऑलराइट, और G1 G2 में बाद में जाएंगे, हीरो बाद में बनेंगे, लेकिन GTV में पहले आ गए और हमारे हीरो तो ये बन ही चुके हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मोहम्मद हादी जाफरी साहब बहुत देर से खामोश बैठे हैं। हादी भाई ये बताएं यार, आप इतनी सा छोटे से पैकेट में आप तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये बताएं कि आप मेडल भी बड़ा ज़बरदस्त पहने, ये पहले तो बताएं ये मेडल आपने कितने का खरीदा और कहाँ से खरीदा? ये खरीदा नहीं, जोर से बोले ना, जिस तरह किक लगाते हैं आप। मैंने कतर ओपन इंटरनेशनल टाइकोंडो इवेंट में पार्टिसिपेट करके मैंने मेडल हासिल किया, जिसमें मेरे ड्रॉज में 22 एथलीट्स से, उसमें से मैंने 5 फाइटें मैंने लड़ी, उसमें से मैंने 4 जीती और फाइनल फाइट में 2 पॉइंट के मार्जिन से मैं हारा और सिल्वर मेडल अचीव किया। ऑलरेडी ये बच्चों को थोड़ा सा तंग कर रहा था, इसने जो है कतर में जो है ये इसको ये सिल्वर मेडल मिला। और जिस तरह हम प्राइम से पहले बात भी कर रहे थे फराज भाई के साथ कि जो वीडियो जो उस पर वीडियो देख के रिप्ले देख के फैसला हुआ कि हमारे हादी भाई जो है वो वहाँ पे सेकंड आए। आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त इन्होंने वहाँ पे जो है वो अपनी फ़ाइट की थी और उसके बाद फिर इनको ये सिल्वर मेडल लेने का मौका मिला। हादी ये बताएं कि चलें ठीक है, ये आपके फादर भी हैं, आपके कोच भी हैं, क्या इनको देख के आपको शौक़ हुआ या आपका खुद भी दिल करता था कि मैं ताइक्वांडो खेलूं, क्रिकेट या दीगर खेलों की तरफ नहीं आऊं? मेरा खुद भी दिल करता था और मेरे फादर भी मुझे बहुत लेके गए। ठीक है, और कितने बहन भाई हैं आप? मैं एक छोटा भाई हूँ, बाकी 2 बड़ी बहन हैं। तो फिर जब आप ये जीत कर आए होंगे तो फिर बाजी ने कहा तो नहीं कि भैया तुम तो हीरो निकले? कहा था, कहा था बाजी ने भैया तुम तो हीरो निकले। अच्छा फराज भाई, 2 माशाल्लाह आपकी साहबजादियाँ, एक बेटा है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि फैमिली की तरफ से, चले आप खुद ताइक्वांडो चैंपियन है, लेकिन क्योंकि फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है कि एक ही बेटा और उसको इतने मुश्किल खेल में डाला। हालांकि अब तो खवातीन भी इस खेल में काफ़ी हैं और हमारे एक दोस्त हैं आसिफ खान साहब, उनके भी 2 साहबजादी और साहबजादे इस खेल के अंदर हैं। तो कुछ फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है कि मुश्किल खेल है? देखिए बुनियादी मकसद डालने का ये था कि बच्चा थोड़ा सा एक्टिव हो, क्योंकि जब मैं इंटरनेशनल इवेंट्स से कनाडा वगैरह से वापस आया तो मैंने ये फील किया कि लेडीज़ के साथ बच्चा ज़्यादातर रह रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि इसको स्पोर्ट्स की ज़रूरत है। और फिर मैं क्लब लेके गया। तो बेसिकली इंटरनेशनल प्लेयर बनाना तो उस वक्त इरादा नहीं था, इरादा यही था कि बच्चे को थोड़ा स्पोर्ट्स में डाला जाए। लेकिन माशाल्लाह वहाँ जाके उन्होंने बहुत पिक किया काफ़ी, और काफ़ी नेशनल लेवल्स पे, कराची लेवल पे खेला और फिर इंटरनेशनल लेवल। क्या तैयारियां जनाब हादी भाई आपकी? कतर में तो आप जीत कर आए, थाईलैंड के और मलेशिया के वाले से क्या तैयारियां हैं? मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम का गोल्ड मेडल लेगा। ठीक है, और इंशाल्लाह जीत करेंगे। जाने से पहले जी स्पोर्ट्स में आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमें भी बड़ी खुशी हो रही है आपको अपने साथ यहाँ पे शो का हिस्सा बनाकर, लेकिन आप यहाँ जा रहे हैं और इस प्राइम के तवज्जुह से आपको इस वक्त करोड़ों निगाहें देख रही हैं। कुछ कहना चाहेंगे? जी फराज भाई। सबसे पहले तो मैं GTV का, प्रोड्यूसर का, आपकी पूरी स्पोर्ट्स टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म फराहम किया, जिससे ये क़तर ओपन का करोड़ों लोगों को पता चला कि बच्चा क़तर ओपन जीत कर आया। हमने भी काफ़ी कोशिश करी थी, लेकिन आपके चैनल के हवाले से जिस तरह से हमें पब्लिसिटी मिली है यहाँ पे, उस तरह से तो किसी चैनल ने हमें ना अप्रोच नहीं किया था। नंबर 1 नहीं, इंशाल्लाह फराज भाई थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच हादी, हमारे साथ थे। हसन हमारे साथ मौजूद थे, एक और ताइक्वांडो के ज़बरदस्त प्लेयर, और इसके अलावा ज़ैदी हमारे साथ मौजूद थे। इसी तरह से ये बच्चे मेहनत करते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, और जिस तरह हम ग्रास रूट स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं, आज हमारे साथ ये नौजवान मौजूद हैं जो हमने ताइक्वांडो के हवाले से हमने डिस्कस किया। और इंशाल्लाह जब ये वहाँ पर जाके खेलेंगे, हार और जीत से कतर नज़र, वहाँ जाके परफॉर्मेंस देंगे, तो जी स्पोर्ट्स हमेशा इनके साथ जो है वो शाना बशाना रहेगा। कल का भी जो हमारा शो होगा कि
कि जो हमने ग्राउंड से किया है राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी के हवाले से, कि जो कराची का जो एक रिमोट एरिया है नॉर्थ कराची, वहाँ पे वो बड़ा ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट ना सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड बना रहे हैं बल्कि इंडोर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उस स्टेडियम के हवाले से हम शो करेंगे, क्योंकि GTV और जी स्पोर्ट्स की कोशिश होती है कि ग्रास रूट स्पोर्ट्स को भी कवर करें और इन जैसे नौजवानों को जो है वो स्क्रीन पे लाएं, क्योंकि जिस तरह फनकार जो है सिले और सताइश तमन्ना कर रखता है, इस तरह नौजवान जो एथलीट है उनको भी जो है वो सिले और सताइश की तमन्ना होती है और उनकी परफॉर्मेंस में जब ही निखार आता है जब इनके लिए क्लैप होता है। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।